उन्हीं व्यंजनों से मिलकर के ये लेटर बने, ये संयुक्ताक्षर बने हैं, इसलिए इनकी गिनती अलग से नहीं की जाती। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार प्यारे बच्चों, शुभाशीष। मैं उत्तम सिंह राणा और आज मैं डिस्कस करते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर। देखिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जहां हिंदी भाषा या व्याकरण पूछी जाती है, उन सब में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। विशेष रूप से मैं इस वीडियो को तैयार कर रहा हूं सैनिक स्कूल एंट्रेंस के बच्चों के लिए जो हिंदी लैंग्वेज जो चूज करते हैं, और राजीव गांधी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, हिमज्योति स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और भी एग्जाम जो अन्य स्टेट में, भारत के कई स्टेट में होते हैं जहां एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है और लैंग्वेज पूछी जाती है। ठीक है, तो ये वीडियो लाभकारी होने वाला उन सभी स्टूडेंट के लिए जो क्लास 3rd से 12th तक पढ़ते हैं। आज हम विशेष रूप से बात करेंगे वर्ण क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना। तो आज हम इसमें डिटेल्स में बात करेंगे और अंत तक आप लोग देखिएगा। तो मैं अंत में इसके एक क्वेश्चन की सूची भी डाल दूंगा। अगर आपने उन प्रश्न के आंसर आपको आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने हर एग्जाम के लिए वर्ण या अक्षर का टॉपिक क्लियर कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी हुए। वर्ण क्या होता है? वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। राजीव गांधी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो इसको वर्ण के वजह से दो अर्थ होते हैं। एक वर्ण का मतलब अक्षर और एक वर्ण का मतलब होता है कलर या रंग। तो यहाँ पे वर्ण का मतलब अक्षर, ठीक है ना। वर्ण या अक्षर, अल्फाबेट जैसे, लेटर जिसे कहते हैं। तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये हमें समझना है, क्योंकि वर्ण से मिलकर के शब्द बनते हैं, शब्द से मिलकर के वाक्य बनते हैं और वाक्य से मिलकर के अनुच्छेद बनता है। इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ये भी क्वेश्चन आया था कि भाषा की वह इकाई कौन सी है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, बच्चे चकरा गए थे। जबकि बहुत छोटी बात है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। अब वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर, एक व्यंजन। तो आप जानते हैं स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को हम बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोलते हैं वो स्वर होते हैं। तो स्वरों को बोलते समय हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, बल्कि स्वतंत्र रूप से इनको बोलते हैं। अब इसमें बात आती है कि ओ औ के साथ अंग और क्यों लिखा जाता है हमेशा। क्योंकि ये जो दो वर्ण है, ये न तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, इन्हें कहते हैं आयोगवाह। स्वर के साथ इनको इसलिए लिखा जाता है कि इसकी जो मात्राएं हैं, इसकी जो बनावट है, स्वर जैसी ही है, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से स्वर 11 ही होंगे। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अंग अ को भी मान लेते हैं तो 13 स्वर, और कई बार कोई अंग अ को नहीं मानता, कोई लृ को मान लेता है कि ये भी स्वर है। तो एक्चुअल में लृ भी स्वर है, लेकिन इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। हिंदी भाषा में केवल 11 स्वर ही माने गए हैं। ये क्लियर हो जाइए, इसके अलावा आपको भटकना नहीं है कहीं। तो यहाँ पे बात आ गई। अब आयोगवाह क्या होते हैं? ये दो होते हैं, ठीक है। ये जो अंग है ऊपर, इसको कहते हैं अनुस्वार। अब ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अनुस्वार किसे कहते हैं। तो जैसे कहीं पे सांच लिखा है तो वहां चंद्र बिंदु है, तो बच्चे उसी को अनुस्वार कहते हैं। ये अनुस्वार नहीं है। जहां पे केवल एक बिंदु का प्रयोग किया गया है उसको हम अनुस्वार कहेंगे, जिसके ऊपर एक बिंदु, एक बिंदी होती है। और ये आगे वाला है विसर्ग। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता कि आयोगवाह के कितने भेद होते हैं? तो आयोगवाह के दो भेद हैं, एक अनुस्वार, एक विसर्ग। ये हम समझ गए कि स्वर 11 होते हैं, और जो अंग और ये दो लेटर हैं, ये न तो स्वर है ना व्यंजन है। बात करते हैं स्वरों के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। एक और होता है लुप्त स्वर, लेकिन इसका यूज नहीं होता है। मुख्य रूप से इन दोनों के बारे में पूछा जाता है। तो इसको ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर केवल हिंदी में 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, इसको हम जल्दी से बोलते हैं, जैसे अ, इ, उ, ऋ।
इनको बोलने में कम समय लगता है, इसलिए इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनको बोलने में ज्यादा समय लगता है। ये इनकी मात्रा एक होती है, एक मात्रिक होता है, और ये द्विमात्रिक होते हैं। द्विमात्रिक का अर्थ जैसे जो आ बना है ना, ये तो अ धन अ से बना है। जो ये ई बना है, ये ई धन ई से बना है। जो उ बना है, ये उ धन उ से बना है। जो ए बना है, वो अ धन ई से बना है। जो ए है, धन ए से बना है। तो इसी तरह से ये द्विमात्रिक हैं, यानी दो वर्णों से मिलकर के ये बने हैं, ये द्विमात्रिक कहलाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनमें इनकी जो बनावट है, इनका जो बोलने का जो टाइम है, वो ज्यादा है बजाय ह्रस्व स्वर के। तो दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, औ कितने हो गए? तो ये आपको याद रखने हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर 7 होते हैं। लुप्त स्वर है, इनमें 3 मात्राएं होती हैं। ये बहुत कम यूज होता है, जैसे हम ओम बोलते हैं, तो इसको लिखने का भी जो तरीका होता है, तो ओ के साथ जो है ना, बीच में 3 लिख के म लिखता है, ओम। ठीक है ना। इस हम बात करते हैं व्यंजन के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्यंजन होते क्या है। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वो व्यंजन होते हैं। जैसे ये क है, तो ये क धन अ। वैसे सब में मैं बता दूं, जितने भी व्यंजन है उन सब में, उन वर्णों में अ की ध्वनि ही आती है। क, ख, ग, घ, घ धन अ। ठीक है ना। इसको अगर हम बोलेंगे तो ये क धन अ और ये घ धन अ। तो ये व्यंजन होते हैं 33, कुल व्यंजन 33। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूं क्लियर कि जो स्वर हैं तो 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं, 33। अब दोनों को मिलाकर के कुल 44 हो गए। लेकिन यहां प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण होते हैं, तब जो आंसर हम देते हैं वो देते हैं 52। तो बच्चे कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर स्वर 11 हैं, व्यंजन 33 हैं, तो ये लेटर अक्षर 52 कैसे हो गए। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, तो 11 स्वर हो गए और 2 व्यंजन हो गए। अब जो 2 हैं वो आयोगवाह है। ये मैंने बताया, ये ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, एक अंग और एक अ। ठीक है ना। 2 जो है द्विगुण व्यंजन है। इनको उच्छिक्त व्यंजन भी कहते हैं। ये ड और ढ से बनते हैं। ड ढ के नीचे जब हम बिंदी रख देते हैं तो इनका उच्चारण चेंज हो जाता है, ड और ढ हो जाता है। और 4 जो है संयुक्त अक्षर है। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। जो अक्ष बना है वो क और श से मिलके बना है। त्र बना है त और र से मिलके बना है। ज्ञ बना है ज और य से मिलके बना है। और स्र बना है, ये बना है श और र से मिलके। तो क्योंकि इनकी गिनती मूल व्यंजनों में हो गई, उन्हीं व्यंजनों से मिलकर के ये लेटर बने, ये संयुक्त अक्षर बने हैं, इसलिए इनकी गिनती अलग से नहीं की जाती है। तो ये व्यंजन ही, लेकिन ये 33 इन्हीं व्यंजनों से मिलके बने हैं। लेकिन मूल रूप से 33 व्यंजन हो गए और स्वर 11 हो गए, तो ये कुल मिला के 44 हो गए। ये 2 हो गए 46, ये 2 हो गए 48 और ये 4 हो गए मिला के 52। तो कुल अक्षर हो गए हिंदी वर्णमाला के 52। ये आपको ढंग से समझ जाना है। अब हम व्यंजनों के प्रकार की बात करते हैं, तो सबसे जो व्यंजन होता है उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। तो ये जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग और प वर्ग। तो ये 5 वर्ग अलग अलग हैं। तो प्रत्येक में 5 वर्ण होते हैं, तो 5 पंजे 25 होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये कुल व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। अब ये कई बार पूछा जाता है, राजीव नवोदय में कई बार पूछा गया है कि च वर्ग के कौन कौन से हैं। अब वहां जो है इस तरह से क्रम से नहीं लिखे रहते, वहां लिखते हैं। जैसे ये छ लिख दिया, झ लिख दिया, ट लिख दिया,
चौ लिख दिया, यों लिख दिया। तो इस तरह के विकल्प होंगे आपके पास, आप वहां पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये आपको यहीं पे समझ जाना है कि क वर्ग के क ख ग घ गौ है, च वर्ग के च छ ज ज य, ट वर्ग के ट ठ ड ढ अण, त वर्ग के त थ द ध न और प वर्ग के प फ ब भ म। तो ये 25 हो गए स्पर्श व्यंजन। अब बात आती है कि इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं। इन वर्णों को बोलते समय मुंह के किसी न किसी अंग का स्पर्श हो, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। प्रकार के होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। ये भी कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, और उसमें 4 अलग अलग विकल्प दिए होंगे और आप उनमें से उसको ढूंढ रहे होंगे। तो आपको याद रखना है कि ये 4 हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अब यहाँ पे बात आती है कि इन्हें अंतस्थ क्यों कहा जाता है। इनका जो उच्चारण किया जाता है वो स्वर और व्यंजन के बीच के स्थान से किया जाता है, इसलिए इनका नाम अंतस्थ व्यंजन है। और इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर, क्योंकि पूर्ण व्यंजन भी नहीं है। यद्यपि इनकी गिनती व्यंजन में ही होती है, लेकिन इन्हें अर्ध स्वर भी माना जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण का जो स्थान मैंने बताया वो स्वर और व्यंजन के बीच में है, तो इसके अर्ध स्वर या सेमी वॉवेल्स भी कहते हैं। बात यह बारी ऊष्म व्यंजन की। तो ये 4 ऊष्म व्यंजन है, ये भी राजीव नवोदय में तो कई बार पूछे जाते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो तालव्य श, मूर्धन्य श, दांती स और ह। ये चारों जो है ये ऊष्म व्यंजन है। इनको बोलते समय मुंह के घर्षण से एक ऊष्मा पैदा होती है, ऊष्मा निकलती है, इसलिए इनका नाम ऊष्म व्यंजन है। एक होते हैं संयुक्त व्यंजन, इसकी मैंने बात आपको बता दी। ये 2 अक्षरों से मिलके बने हैं, 2 वर्णों से मिलके बने हैं, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है। और ये 2 द्विगुण व्यंजन इसलिए है कि इनमें 2 उच्चारणों के गुण छुपे हुए हैं। जब ड के नीचे बिंदी मारी तो ड हो गया, ड के नीचे बिंदी मारी तो ढ हो गया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्वर और व्यंजन और वर्ण किससे संबंधित पूरी जानकारी आपको मिल चुकी होगी, आप समझ चुके होंगे। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस मैं इससे अटैच कर रहा हूं। अगर आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर आ जाते हैं तो समझ लीजिए, मैं मान लूंगा कि आपने बड़े गौर से, बड़े ध्यान से एक वीडियो देखा है, और ये आंसर आपको अगर आ गए तो समझ लीजिए आपने हर क्लास 12th के बाद तक के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब के लिए एक चैप्टर तैयार कर दिया है। तो दोस्तों, मैं ये भी अंत में एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपसे कि अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल उलाना चैम्प्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा।